हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विटामिन्स। विटामिन्स जो टॉपिक है एग्ज़ाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके एक एक कॉन्सेप्ट को, स्पेशली कौन से सोर्स में विटामिन पाया जाता है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ कंडीशन या डिसऑर्डर हो सकता है, ये आपको याद रखना बहुत मस्ट है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया विटामिन को लेकर, तो आप एक एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करें और समझें। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स होते क्या हैं? तो डेफिनेशन देखो, न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी डज नॉट मेक ऑन इट्स ओन। ऐसे तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है। दस वी मस्ट ऑब्टेन देम फ्रॉम द फूड्स वी ईट। इसीलिए हम जो खाना खाते हैं उससे इनको हम लेते हैं, या फिर वाया विटामिन सप्लीमेंट्स, या फिर हम इनके आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स से इनको हम लेते हैं, वो होते हैं विटामिन्स। क्यों लेते हैं हम विटामिन्स? दे आर इसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ। वो हमें अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी हैं, एंड आर नेसेसरी फॉर मैनी लाइफ फंक्शंस। और हमारी लाइफ के डिफरेंट फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए हमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्स होते हैं सिंथेटिक और नेचुरल सब्सटेंसेस विच कैन बी परचेज्ड एज पिल्स, टेबलेट्स, कैप्सूल्स, वाफर्स, पाउडर्स और लिक्विड्स। सप्लीमेंट्स ऐसे तरह के सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल और नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि परचेज किए जा सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे ओरल पिल्स हो गई, टैबलेट्स हो गई, कैप्सूल्स हो गई, वाफर्स हो गई, या पाउडर और लिक्विड फॉर्म में, राइट। सो अब विटामिन्स की दो तरह के विटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फर्स्ट, फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल आर स्टोर्ड इन लीवर एंड फैटी टिश्यूज। फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो हमारे लिवर और फैटी टिश्यूज में स्टोर होते हैं, एंड दीज आर नॉट रेडली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। और ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीटेड ज़्यादा नहीं होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो विटामिन जो ट्रैवल इन द बॉडी एंड आर स्टोर्ड इन लिमिटेड अमाउंट, ये हमारी बॉडी में के ब्लड में ट्रैवल करते रहते हैं और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में स्टोर होते हैं। दीज आर रेडली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन, और ये हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विटामिन्स? विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो हमारे पास विटामिन्स की ये लिस्ट है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। हर विटामिन के अपने अपने फंक्शन हैं और उनकी डेफिशिएंसी होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, एंड वो कहाँ कहाँ सोर्सेस से हमें मिल सकते हैं, उनकी एक्यूरेट डोज क्या है हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड। अब उसे हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है विटामिन ए। व्हाट इज विटामिन ए? विटामिन एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसे हम रेटिनॉल नाम से भी जानते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव यूजेबल फॉर्म है, सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज करते हैं हम। और कहाँ मिलता है हमें? फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट सोर्सेज। ये हमें एनिमल और प्लांट सोर्सेज में मिल जाएगा। इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है? विजन। सबसे पहले तो विजन में हेल्पफुल है। देखो, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस किया जाता है नाइट ब्लाइंडनेस के लिए, ठीक है। तो विटामिन विजन के लिए बहुत ज़्यादा विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है। कैसे? जनरेट पिगमेंट फॉर रेटिना। हमारी रेटिना जो हैं उनमें पिगमेंटेशन करता है, और उन्हीं पिगमेंटेशन की हेल्प से हमें दिखाई देता है, विजन में हेल्प मिलती है। एंड मेंटेन सरफेस लाइनिंग ऑफ द आई, और हमारी आंख की सरफेस लाइनिंग को भी ये विटामिन ए बनाता है, मेंटेन करता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है विजन के लिए। दूसरा फंक्शन है बोन ग्रोथ के लिए। बोन ग्रोथ में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन। सेल्स जो हमारी डिफरेंट शेड होती रहती हैं, डिवाइड होती रहती हैं, उनमें भी हेल्प करता है। स्किन की टोनिंग सही करने के लिए, हेल्दी स्किन, रिंकल फ्री स्किन हेल्प के लिए हमें विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड रेगुलेट इम्यून सिस्टम, और हमारी बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यूनिटी, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए विटामिन ए रिक्वायर्ड है। सोर्सेस कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? फर्स्ट देखते हैं एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में एग्स, मीट, चीज़, मिल्क, लिवर, किडनी, हेल्बेट फिश ऑयल्स। तो ये जितने एनिमल सोर्सेज हैं यहाँ से मिल जाएगा विटामिन ए। प्लांट सोर्सेज की बात करें तो कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज, कैंटालूप यानी खरबूजा, स्प्रिंग ग्रेपफ्रूट, एप्रिकॉट्स, ब्रोकली, स्पिनाच, पंपकिन्स। तो इन चीज़ों में आपको मिलेगा क्या? विटामिन ए।
डोज क्या होनी चाहिए? चिल्ड्रन के लिए 2000 टू 3500 इंटरनेशनल यूनिट डोज कम से कम होनी चाहिए। मैन की नॉर्मल होनी चाहिए 5000 इंटरनेशनल यूनिट एंड वुमेन 4000 इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई, हमारी बॉडी में विटामिन ए नहीं है, कम है, तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, डिक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, हेयर और नेल। मैंने अभी बताया था हेल्दी स्किन के लिए यूज होता है, तो अगर नहीं होगा तो स्किन हेल्दी नहीं होगी, ड्राई हो जाएगी, हेयर और नेल सब डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स। अगर हम लेते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते क्या हैं? सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर लिया जाए तो बर्थ डिफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकता है। वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज शुड नॉट कंज्यूम मोर देन 8000 इंटरनेशनल पर डे। यानी कि एक वुमेन है जो चाइल्ड बियरिंग एज में है, प्रेगनेंसी के टाइम पे है, तो उसे 8000 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए विटामिन ए, ठीक है। रेटिनॉल ए और एक्यूटिन कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट्स, और ये बर्थ डिफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकता है। कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ आप सुने होंगे, जैसे कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देना, बॉडी पार्ट्स में चेंजेस लेके आना बच्चों के साथ, ठीक है, जब वो पैदा होते हैं तभी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रेटिनॉल इज मोस्ट डेंजरस फॉर्म बिकॉज द बॉडी विल नॉट कन्वर्ट एज मच एज बीटा कैरोटीन टू विटामिन ए अनलेस नीडेड, बट इट कैन स्टिल बी हार्मफुल। तो ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि इसका कन्वर्सेशन प्रॉब्लम है, कन्वर्ट होने में थोड़ा दिक्कत है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है। आप आसान लैंग्वेज में समझो, ठीक है। तो सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, पहली बात हमने कर ली। दूसरा है स्किन कैन टेक एंड येलो और ऑरेंज ग्लो। अगर विटामिन ए हम ले रहे हैं तो ज़्यादा होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी स्किन येलो एंड ऑरेंज ग्लो कर सकती है। मोस्ट केसेस ऑफ विटामिन ए ओवरडोज अकर फ्रॉम सप्लीमेंट बट कैन अकर फ्रॉम डाइट। इसकी अगर हम खाना खा रहे हैं और खाने में सफिशिएंट विटामिन ए ले रहे हैं, यानी कि एनिमल सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज से भी विटामिन ए ले रहे हैं, तो उससे भी हम बहुत एक्सेसिव अमाउंट में, अगर ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ सकती है बॉडी में, और अगर सप्लीमेंट ले लिया तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि विटामिन ए बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन बी में विटामिन B1, B2, B3, B6 एंड B12 है। विटामिन B1 जिसे हम थायमीन के नाम से जानते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ विटामिन B1, तो आपको क्या लिखना है? थायमीन। इम्पॉर्टेंट कहाँ है? प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। प्रॉपर नर्व फंक्शन, आपकी नर्वस सिस्टम को काफ़ी हेल्प देता है, नर्व फंक्शन में हेल्प करेगा विटामिन B1। स्टेबलाइजिंग द एपेटाइट, भूख बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। एटीपी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है, सेल्स जो एटीपी बनाती हैं। प्रोमोटिंग ग्रोथ एंड मसल टोन, बॉडी की ग्रोथ और मसल टोन को भी हेल्प करेगा। सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं हमें विटामिन B1? थायमीन, पोर्क, फिश, लिवर, लीगम्स, नट्स, होल ग्रेन और एनरिच ब्रेड और सीरियल से हमको मिल जाएगा विटामिन B1। डोजेस क्या होनी चाहिए मेन के लिए? ठीक है, 1.2 mg पर डे। ये किसके लिए? 4 साल से बड़ी एज वालों के लिए, ठीक है। वुमेन में 14 टू 18 एज वालों के लिए 1.0 mg पर डे होना चाहिए, और वुमेन अगर 19 प्लस हैं तो 1.1 mg पर डे उनको डोज लेनी है विटामिन B1 की। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो क्या होगा? सेम वही जो फंक्शंस वो कर रहा है उसी चीज़ में प्रॉब्लम आपको मिलने लगेगी। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, भूख कम लगेगी, वीकनेस एंड फीलिंग टायर्ड, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होगी, टायर्डनेस कम होगी, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, वेट लॉस होगा, डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए हमें विटामिन B1 लेना नेसेसरी है। सेकंड आता है विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। ये नाम जरूर याद रखना, इनके नाम ही पूछता है अक्सर एग्जाम में कई बार। सो इम्पॉर्टेंट कहाँ कहाँ होगा विटामिन B2? एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड रेड ब्लड सेल्स, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंटीबॉडी बनाएगा, RBC बनाएगा। सेल्स के रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ गुड विजन, स्किन, नेल एंड हेयर, ये आपके कॉस्मेटिक पर्पजेज में भी हेल्प करेगा और विजन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। एलिवेटिंग आई फटीग,
आपके जो आँखों की थकान है उसको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। सोर्सेस कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमें विटामिन B2, ठीक है। विटामिन B2 हमें मिलेगा लार्ज अमाउंट, सबसे ज़्यादा मिलेगा डेयरी प्रोडक्ट्स में, एग्स में, मीट में, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, तो इनमें आपको विटामिन B2 ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। स्मॉल अमाउंट्स इन, कम अमाउंट किस में मिलेगा, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में और एनरिच्ड ग्रेन्स में आपको कम मिलेगा। लेकिन अगर डोज की बात करें तो 14 साल से लेकर 17 साल तक के लोगों जो मेन हैं 1.3 mg पर डे उनको लेना है। ये डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनको। और वुमेन में 14 से 70 साल में 1.0 mg पर डे होना चाहिए, लेकिन 71 प्लस हैं तो उनको लार्ज डोज देनी है हमें राइबोफ्लेविन की, राइट। व्हाट हैपेंड अगर डिफिशियंसी होगी, तो डिफिशियंसी होने पे वही जो बेनिफिट्स हो रहे हैं वो हमें डिफिशियंसी मिलेगी। इचिंग एंड बर्निंग ऑफ आई, आंखों में जलन काफ़ी ज़्यादा महसूस होगी, खुजली महसूस होगी। क्रैक्स एंड सोर्स इन माउथ एंड लिप्स, माउथ और लिप्स में काफ़ी ज़्यादा क्रैकिंग और सोर देखने को मिलेगा, ठीक है, वुंड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ब्लड शॉट आइज़, आँखों में आपको छोटे छोटे ब्लड स्पॉट दिखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डर्मेटाइटिस, स्किन इन्फेक्शन, ऑयली स्किन, स्किन में काफ़ी ऑयल आपको देखने को मिलेगा। और डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस, यानी कि आपका GI ट्रैक भी फंक्शन करना प्रॉपर बंद कर देगा। विटामिन B3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नियासिन या नियासिनामाइड। इंपॉर्टेंट कहाँ है, ये भी एनर्जी प्रोडक्शन में आपको हेल्प करेगा। मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड टंग, ठीक है। इम्प्रूव सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करेगा आपको। मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम हेल्प करेगा और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हेल्प करेगा। सोर्सेज कहाँ है इसके, पीनट बटर, सीरियल एंड राइस। डोज कितनी होनी चाहिए, 14 साल से ज़्यादा है अगर मेन तो 16 मिलीग्राम पर डे उसको चाहिए, और वुमेन है तो 14 साल से ज़्यादा है तो 14 मिलीग्राम पर डे चाहिए। लेकिन अगर डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी इसकी नियासिन की, तो पेलेग्रा हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाएगा, हेडेक होना, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, मेंटल डिप्रेशन, फटीग, एक बॉडी पेन होने लगेगा, ठीक है, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी फील होगी। फिर नेक्स्ट है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ है, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, RBCs प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नियासिन, ट्रिप्टोफैन से नियासिन बनाने में हेल्प करेगा, यानी कि विटामिन B3 बनाने में हेल्प करेगा, राइट। और इम्यूनिटी इंप्रूव करेगा, आपका नर्वस सिस्टम फंक्शन में भी काफ़ी हेल्प करता है विटामिन B6। रिड्यूस करेगा मसल स्पाज्म को, मसल्स की टाइटनिंग जो बहुत ज़्यादा स्पाज्म हो जाता है, कभी कभी अकड़ जाती हैं, उनको रिलैक्स करेगा। क्रैम्पिंग रिलैक्स करेगा, नंबनेस, सुन्न हो जाना, उसको रिलैक्स करेगा। मेंटेनिंग प्रॉपर बैलेंस ऑफ सोडियम एंड फास्फोरस इन बॉडी, जो हमारे मिनरल्स हैं सोडियम और फास्फोरस, उनके बैलेंस को भी मेंटेन करेगा। डोज कितनी होनी चाहिए, 14 से 15 साल के मेन हैं तो 1.3 mg पर डे लेना है उनको। अब मेन अगर 50 ईयर प्लस हैं तो 1.7 mg पर डे लेना है। वुमेन अगर 14 से 18 साल हैं तो 1.2 mg पर डे लेना है। एंड वुमेन अगर 19 to 50 हैं ईयर्स की हैं तो 1.3 mg पर डे लेना है। वुमेन 50 प्लस हैं 1.5 mg पर डे उनको डोज लेनी है। डेफिशिएंसी अगर इसकी होगी तो नर्वसनेस, इंसोम्निया हो जाएगा, ठीक है, नींद नहीं आएगी, काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस फील होगी, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, मसल वीकनेस, मसल्स पे कंट्रोल कम हो जाएगा, वीकनेस फील होगी। आर्म्स और लेग्स में काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स और पेन फील होगा। वाटर रिटेंशन होने लगेगी, बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगेगा, पानी बाहर ज़्यादा नहीं जाएगा। और स्किन लीजन्स, स्किन में काफ़ी ज़्यादा वुंड और लीजन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 को हम कोबालामिन भी बोलते हैं, कोबालामिन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर नर्व फंक्शन, नर्वस सिस्टम के फंक्शन में काफ़ी हेल्प करेगा आपको। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलाइजेशन में हेल्प करेगा, एनीमिया प्रिवेंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। DNA का रिप्रोडक्शन करेगा और एनर्जी प्रोडक्शन करेगा। डोज कितनी होनी चाहिए, मैन और वुमेन दोनों 14 प्लस हैं तो 2 to 3 mcg पर डे उनको लेना है। सोर्सेज कहाँ से मिल सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट से मिल सकते हैं, हार्ड बॉयल एग से मिल सकता है, प्लेन लो फैट यॉगर्ट से मिल सकता है, मिल्क से मिल सकता है, और रेजिन ब्रांड से मिल सकता है। रेजिन मतलब किशमिश।
अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, नर्व डैमेज हो जाएंगी और हाइपर सेंसिटिव स्किन हो जाएगी, एलर्जी बहुत जल्दी हो जाएगी। विटामिन ई, विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में ही पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, रिड्यूस करता है एनर्जी को फ्री रेडिकल से, ठीक है, रिड्यूस द एनर्जी ऑफ द फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स की एनर्जी को रिड्यूस करेगा जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो हमारी बॉडी में। स्टॉप द फ्री रेडिकल्स फ्रॉम फॉर्मिंग इन द फर्स्ट प्लेस, उनको स्टॉप करेगा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल इतना मान के चलो ये हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं, ठीक है। इंटरप्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग चेन रिएक्शन टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो ऑक्सीडाइजिंग चेन, ऑक्सीजन की चेन बननी स्टार्ट होगी तो ये फ्री रेडिकल्स के फंक्शंस भी कम हो जाएंगे। अब इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन अदर फैट सॉल्युबल पार्ट, ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है अदर फैट सॉल्युबल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जैसे एलडीएल के ऑक्सीडेशन से। अब इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस देखते हैं। प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, एंड अदर फैट सॉल्युबल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम ऑक्सीडेशन, जैसे जितने भी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है जो नुकसान करता है उससे हमें प्रिवेंट करेगा। में रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, हार्ट डिजीज़ को भी रिड्यूस कर देता है अगर हम प्रॉपर ले रहे हैं विटामिन ई। में ऑल्सो डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ सम टाइप ऑफ कैंसर्स, कैंसर्स भी प्रिवेंट करेगा, कुछ टाइप के, सब नहीं। प्रमोट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके, प्रमोट्स नॉर्मल रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, एक्ट्स एज एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट, ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। प्ले सम रोल इन बॉडीज एबिलिटी टू प्रोसेस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। ऑल्सो बी नोन टू एड द प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग, और घाव भरने में भी विटामिन ए काफ़ी रोल प्ले करता है। सोर्सेस कहाँ कहाँ से मिल सकता है विटामिन ई, व्हीट गम ऑयल, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स एंड सीड्स, होल ग्रेन्स, एग यॉक, लीफी ग्रीन वेजिटेबल से आपको मिल जाएगा विटामिन ई। डोजेस, द डोजेज आपके सामने हैं। अगर 0 से 12 मंथ के बच्चे हैं तो 3 से 4 mg उनको देना है, या 9 to 12 इंटरनेशनल यूनिट कह सकते हो। 1 से 7 साल का बच्चा है तो 6 से 7 mg देना है, 15 to 21 इंटरनेशनल यूनिट। 11 to 18 ईयर्स के हैं तो 8 mg देना है, यानी 24 इंटरनेशनल यूनिट। मेल जो 18 साल से बड़े हैं उन्हें 10 mg लेना है, यानी 30 इंटरनेशनल यूनिट। फीमेल्स 18 प्लस हैं तो 8 mg 24 इंटरनेशनल यूनिट हैं। प्रेग्नेंट है तो 12 mg हो जाएगा, और लैक्टेटिंग मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं उनको 11 mg देना है। डेफिशिएंसी अगर होगी तो क्या होगी, लैक ऑफ विटैलिटी, ठीक है, पेशेंट की विटैलिटी में कमी आ जाएगी, लेथार्जी होगी, पेशेंट को वीकनेस होगी, अपैथी हो जाएगी, चीज़ों से रिलेटेड उसका थोड़ा डिप्रेस्ड मूड समझ सकते हो वो होने लगेगा, इनेबिलिटी टू कंसंट्रेट, फोकस नहीं कर पाएगा चीज़ों पर, और मसल वीकनेस होगी। डेफिशिएंसी, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम होगी पेशेंट को, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, एनीमिया हो जाएगा, रेटिनोपैथी, आंखों में प्रॉब्लम होगी, ब्लड विजन वगैरह, इम्पेयरमेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्ड, इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाएगी। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, टॉक्सिक टू वायरस, बैक्टीरिया एंड सब मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स, तो ये इन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो इससे विटामिन सी हमें लेना ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा और वाटर सॉल्युबल है, यानी कि हमें बाहर से लेना पड़ता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या है, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, वही हार्मफुल रेडिकल्स जो होते हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हेल्प फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू दैट होल्ड और बोन, मसल्स एंड टिश्यू टुगेदर, तो जो हमारी बोन्स मसल्स हैं उनको एक साथ रोकने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनको हेल्प करता है कि वो होल्ड करके रखें प्रॉपर हमारी बोन्स और मसल्स और टिश्यूज़ को एक साथ। एड्स इन हीलिंग ऑफ वुंड, वुंड हीलिंग के लिए हेल्प करेगा। एड्स इन बॉडी इन एब्जॉर्बिंग आयरन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, जो आयरन हम ले रहे हैं स्पिनाच से, पालक से, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करेगा। हेल्प इन कीप योर गम्स हेल्दी, गम के लिए हेल्दी रहेगा। हेल्प्स इन बॉडी टू फाइट इन्फेक्शन, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। एड्स इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज़ प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। हेल्प प्रिवेंट इन सम फॉर्म ऑफ कैंसर्स, कुछ कैंसर्स को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। डायरिया एडवर्स इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, डायरिया हो जाएगा, इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, रेड बाउंड स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है। अवॉइड च्यूबल टैबलेट्स में कॉज डैमेज टू टीथ, तो अगर विटामिन
सी की कमी है तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें आपको ये स्कर्वी ज़रूर याद रखना है। डोज कितनी होनी चाहिए? मेन को 60 mg पर डे, वुमेन को 60 mg पर डे, प्रेग्नेंट वुमेन है तो 95 mg पर डे और चिल्ड्रन को 45 mg पर डे। सोर्सेज क्या क्या हैं? सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं, ब्लैक करंट जितना भी होता है, टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिलीज, कैबेज, राइट। तो इन सब में हमको मिल जाएगा विटामिन सी। डेफिशिएंसी होने से वेट लॉस होगा, फटीग एंड जॉइंट पेन होगा पेशेंट को, स्कर्वी हो सकता है, मैंने पहले बताया इंपॉर्टेंट है, ब्रूजिंग ईजिली आसानी से हो जाएगा, ब्लीडिंग गम्स से आपके ब्लड निकलेगा, टेंडेंसी टू बोन टू फ्रैक्चर्स होना बहुत आसानी से हो जाएगा बोन की, क्योंकि होल्डिंग स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, टिश्यूज़ की। रिड्यूस रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड इन्फेक्शन, ठीक है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन या कोल्ड से हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो रोकने पे सक्षम नहीं होगी। स्लो हीलिंग ऑफ वुंड एंड फ्रैक्चर बोन, हमारी वुंड की और फ्रैक्चर बोन अगर हुई है तो उसकी हीलिंग भी बहुत स्लो हो जाएगी। फिर आपका विटामिन डी। विटामिन डी कैसा है? ग्रुप ऑफ स्टेरॉल है, कॉमनली एनिमल्स में पाया जाता है, 2 टाइप्स के फॉर्म में ये होता है, ठीक है, D2 एर्गोस्ट्रॉल, एर्गो कैल्सिफेरॉल एंड D3 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। सोर्सेज क्या हैं? फिश लिवर ऑयल, एग यॉक, बटर, मिल्क, सनलाइट, सबसे मेन सनलाइट, ठीक है। फंक्शन क्या होंगे? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, राइट, increase the calcification of bone in children and adults, so it is essential for development of bone and normal growth of body। क्या करेगा? हमारी जो कैल्शियम है उसके एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से बोन काफ़ी स्ट्रांग होंगी, तो एडल्ट और चिल्ड्रन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट को एक्सक्रीशन करेगा, बाहर निकालेगा बाई किडनी, और जिसकी वजह से सीरम फॉस्फेट लेवल कम हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करेगा, ठीक है। इंक्रीज द कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, जो हमारा कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन अगर हेल्प करेगा तो बोन्स भी स्ट्रांग बनेंगी, जिसकी वजह से नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बोन में काफ़ी हेल्प करेगा। विटामिन डी। इंक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट बाई किडनी से फॉस्फेट को एक्सक्रीट करा देगा और सीरम फॉस्फेट कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा। इंक्रीज द सिट्रेट लेवल ऑफ ब्लड, बोन, किडनी एंड हार्ट टिश्यूज, तो इनमें भी सिट्रेट लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। और पीएच, जो हमारे लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पीएच है उसको कम करेगा, जिसकी वजह से अल्सर बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। डोजेस क्या होनी चाहिए? इन्फेंट एंड चिल्ड्रन में 400 इंटरनेशनल यूनिट, एडल्ट में 200 इंटरनेशनल यूनिट, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में 400 इंटरनेशनल यूनिट होनी चाहिए। अगर डेफिशिएंसी हुई विटामिन डी की तो रिकेट्स नामक डिजीज हो जाएगी, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। नेक्स्ट है एडीआर। इसका एडीआर क्या है? कफ हो सकता है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, फास्ट हार्ट बीट हो सकती है, इचिंग हो जाएगी, स्वेलिंग ऑफ द आई हो जाएगी, स्किन रैश हो सकता है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है और वीकनेस हो जाएगी। विटामिन के एक तरह का फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है, हमारी बॉडी में ही पाया जाता है। 2 टाइप्स के होते हैं। विटामिन K1 आइसोलेटेड ओरिजिनल फ्रॉम अल्फा, विटामिन K2 आइसोलेटेड फ्रॉम प्योर्ड फिश मील। तो ये आपको बस इतना याद रखना है, विटामिन K1 एंड K2 होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। सोर्सेस कहाँ कहाँ से मिल सकता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक अल्फा, स्पिनच और कैबेज से मिलेगा, तो ये विटामिन K1 होगा। कॉलीफ्लावर से मिलेगा, सोयाबीन, वीट, ग्राम, कैरेट, पोटैटोज, मिल्क, मीट एंड फिश से जो मिलेगा विटामिन K2 होगा। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। विटामिन के कैटेलाइज द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन बाय द लीवर, तो प्रोथ्रोम्बिन एक तरह का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जिसका सिंथेसिस को कैटेलाइज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड क्लॉट होना हेल्प करेगा, ठीक है। रिड्यूस प्रोथ्रोम्बिन टाइम रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प मिलेगी। रेगुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी ये रेगुलेट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प मिलती है। इन्वॉल्व्स इन मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, तो ये हमारे कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं, इनके नॉर्मल लेवल को मेंटेन करके रखता है कौन? विटामिन के, ठीक है।
एक्ट एज ए कोफैक्टर ऑफ कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है उसी की तरह ये भी फंक्शन करता है। एंड रिक्वायर्ड फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट अब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी होने पे क्या होगा, लीड्स टू लोअरिंग ऑफ प्रोथ्रोम्बिन लेवल एंड इंक्रीज द क्लॉटिंग टाइम ऑफ ब्लड। अगर डेफिशिएंसी हुई तो प्रोथ्रोम्बिन लेवल कम हो जाएगा और ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है आदमी में। मे कॉज हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, कोई भी न्यूबॉर्न है और उसमें विटामिन के बाई बर्थ तो नहीं मिलता है, हम बाहर से एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया उस टाइम पे तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे हीमोफीलिया नामक डिजीज़ वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। मे लीड टू फैट मॉल अब्जॉर्प्शन, अभी मैंने बताया फैट के अब्जॉर्प्शन में ज़रूरत है विटामिन के की, तो अगर विटामिन के नहीं होगा तो फैट भी अब्जॉर्ब नहीं होगा। इसकी वजह से डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, लीवर डिजीज़ और रिड्यूस बाइल सिक्रीशन भी हो सकता है। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।